तो एक नियम है जिससे वो पूरी व्यवस्था बनी है और उसी से वो पूरा देश चलता है। तो उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। जिसके पास पावर है और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास पावर नहीं है, इसके पास पावर नहीं है, तो ये क्या करेगा? तो मध्य प्रदेश के लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आप वहाँ भी रह सकते हैं। द हाउस विच इज़ गिवन अंडर द प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, प्लीज़ उसे हमें दिला दीजिए, ये बोली थी, ये कानून बना दिया गया। अब बोला कि इसको देखना, अगर ऐसा कोई करेगा तो फाइन लगाने के लिए मेरे को आके बताना। क्या किसी व्यक्ति को हम उस कानून के लिए सजा दे सकते हैं जो लिखा भी नहीं गया है या जो है ही नहीं? हो सकता है ऐसा कभी? हमारी इंडिया की सरकार जो है वो विभिन्न है ब्रिटेन की गवर्नमेंट से, उनका अलग है किससे? अमेरिका से। ओके, चलिए, कल हम लोग चालू किए थे एक विषय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो अभी उसको हम लोग बेसिक से देख रहे थे। कल मैंने आपको दो शब्द समझाया था, एक शब्द क्या था? राज्य व्यवस्था, और दूसरा शब्द क्या था? संविधान। द फर्स्ट वर्ड इज पॉलिटी एंड द सेकंड वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये समझ आ रहा है? तो दो वर्ड मैंने आपको सिखाया था, एक वर्ड सिखाया था कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा पॉलिटी, दूसरा शब्द सिखाया था पॉलिटी, संविधान और राज्य व्यवस्था, ठीक है। सीख गए थे सभी? क्योंकि आज कुछ लोग फिर नए जुड़े, थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो संविधान क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? बुक ऑफ लॉ। बुक ऑफ लॉ, वैसे तो बहुत सारे बुक हैं। बुक ऑफ लॉ जो देखिए, संविधान क्या है? एक दस्तावेज है या एक पुस्तक है। इट इज़ अ बुक और अ डॉक्यूमेंट विच डिटेल्स विच हैज़ द बेसिक लॉ ऑफ लैंड। जो हम जिस भूमि में, उस भूमि की सबसे आधारभूत जो कानून है, द बेसिक लॉ ऑफ लैंड, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, उसे बोलते हैं संविधान। तो संविधान क्या है? एक नियम है, एक कानून है, और वो जो उसकी जो किताब है उसका नाम है संविधान, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी तरफ है आपका पॉलिटी, जिसको बोलते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि जिस तरीके से हमारी जो कंट्री है, पूरा हमारा देश है, ठीक है, ये हमारी कंट्री क्या हो रही है? छोटे छोटे इकाइयों में बटी हुई है। जैसे पहले कंट्री है, उसके नीचे क्या है? राज्य है, राज्य के नीचे क्या होते हैं? संभाग होते हैं, संभाग के नीचे क्या होते हैं? जिले होते हैं, ठीक है। तो कंट्री, स्टेट, नेशन, इस तरीके से बना हुआ है। तो ये सारा जो इकाई बना हुआ है, इसके बाद कई लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, जैसे कि क्या होंगे? राजनीतिक दल के लोग होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाएंगे। उसके साथ साथ प्रशासन में अधिकारी होंगे, आप में से कोई जो एग्ज़ाम निकालेंगे, एग्जाम निकाल के वही बनना है ना, तो अधिकारी होंगे। तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं? एक व्यवस्था बनाते हैं, जिस व्यवस्था से उस पूरे देश का जो पूरा देश है वो चलता है। तो एक नियम है जिससे वो पूरी व्यवस्था बनी है और उसी से वो पूरा देश चलता है। तो उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। तो जो प्रैक्टिकल में है वो क्या है? जो सच में प्रैक्टिकल में चल रहा है वो क्या है? पॉलिटी, जो व्यवस्था है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उस प्रैक्टिकल की एक किताब है जिसमें वो सारा चीज़ मेंशन है। दो चीज़ें देखे थे, ओके। उसके बाद हम लोग संविधान चालू किए थे और संविधान के मैं कुछ आपको आधारभूत शब्द सिखा रहा था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहला शब्द क्या सीखा था? अधिकार। कि अधिकार क्या है? क्या है अधिकार? ठीक है, गुड। और मतलब सिंपल सी बात, अधिकार वो है कि जिसके पास शक्ति है, ये एक व्यक्ति जिसके पास क्या शक्ति है, ठीक है, इसके पास पावर है, जिसके पास पावर है और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास पावर नहीं है, इसके पास पावर नहीं है, तो ये क्या करेगा? इसको लॉ में कोई कानून बनाया गया है या कोई भी नियम है लॉ, इससे इसको एक अधिकार दिया गया है, राइट दिया गया है, ठीक है। किसको? हम जैसे हैं तो हमको क्या अधिकार है कि हम भारत में, इस भारत में हम रह सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो। कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 बोलता है एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू फ्रीली मूव एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द नेशन। भारत के समस्त नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं और वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं, ये बोला गया है। तो वो क्या है? वो हमारा एक अधिकार है। तो अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ कहाँ पे, या आप लोग यहाँ से उठकर सीधा कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ छोड़ के आप समझ कर लो, या आप चले गए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आप वहाँ भी रह सकते हैं, वहाँ भी घर खरीद सकते हैं। समझ आ रहा है? वहाँ के लोग आपको मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हुई है। तो वो क्या है? एक प्रकार का अधिकार क्या होता है? एक प्रकार का हमारा क्लेम होता है। क्लेम मतलब हमारी मांग होती है, किससे? उससे जिसके पास शक्ति होती है। तो अधिकार क्या है? हमारी मांग है उससे जिसके पास क्या है? शक्ति है। तो शक्ति किसके पास है? जो क्या है? अथॉरिटी है। समझ आ रहा है? जैसे कि एक उदाहरण बताते हैं, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, ठीक है। अभी आप लोगों ने वो देखा होगा, पंचायत नाम का एक सीरियल आया है, कितने लोग देखे हैं?
सभी देख लिए। हाँ, उसमें क्या हुआ था पंचायत में, अभी पंचायत में क्या हुआ कि उसमें प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के लिए एक घर देना था, ठीक है ना। अब सचिव जी तो लिख दिए, पर प्रधान ने क्या किया कि आधा घर किसको दे रखा था, पूर्वी को, और कुछ दिया था पश्चिम को, और पश्चिम को ज़्यादा दे दिया था, दो तो लड़ाई हुई। पर उसमें घर का अधिकार सभी को था, सभी गांव वालों को, ठीक है। तो उसमें क्या था, घर पाने का अधिकार है सभी के पास, एवरीवन हैज़ अ राइट टू गेट हाउस, यही तो ना, सभी को घर पाने का अधिकार था। तो फिर एक बूढ़ी अम्मा आई और सचिव जी को क्या बोली कि वो प्रधानमंत्री गरीब आवास में जो घर आ रहा है बाबू, उसको मेरे को दिला दे। द हाउस विच इज़ गिवन अंडर द प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, प्लीज़ उसे हमें दिला दीजिए, ये बोली थी। तो कौन दिला सकता था, सचिव जी। सचिव जी क्या है, एक अधिकारी है, उसके पास क्या था, वो शक्ति थी, उसका सो पावर था, क्योंकि फॉर्म वही भर के देगा, पंचायत ऑफिस से ही जाएगा। मांगने कौन आई थी, तो ये वो अम्मा है जिसको आवास योजना के अंदर अधिकार है कि आवास योजना में घर मांग सकती है। मांगेगी किससे, अधिकारी से। उसने क्या किया, उसको घर दिलवा दिया, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो सीरियल, जो आप क्या देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, वहाँ से भी सीख सकते हैं। व्यवहारिक है चीज़ें, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सब। लॉ जो है बहुत आसान सा चीज़ है, बस उसको प्रैक्टिकल समझना है। अभी समझ आएगा सभी को क्या होता है अधिकार। अब दूसरे शब्दों में आते हैं। मेरे ख्याल से अधिकार अब आज जीवन में नहीं भूलोगे, जब भी भूलोगे क्या करना है, पंचायत सीरीज़ को देख लेना है, पूरा एपिसोड नहीं देखना, लेकिन समय बहुत बर्बाद होगा, केवल उतने हिस्से को, ठीक है, कि उसको घर मिला कि नहीं मिला। ओके, अब आते आगे बढ़ते हैं, दूसरे शब्दों की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हमको संविधान पढ़ना है तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो बार बार आपके पास आएंगे। एवरी टाइम व्हेन वी स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल गेट अक्रॉस दिस टर्मिनोलॉजीज। नाउ उसको देखते हैं। जैसे कि एक वर्ड आपको बार बार परेशान करेगा, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है ना, विधायिका, विधायिका, ठीक है, विधायिका। वैसे एक शब्द आएगा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। और ऐसा ही एक शब्द है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, न्यायालय, ठीक है। यहां पर क्या होगा, न्याय होगा, न्यायालय, ठीक है, जहां से न्याय करवाया जाएगा। अब ये तीनों शब्दों को पहले एकदम आसान भाषा में समझा देता हूं, ताकि फिर ये आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब हम पढ़ेंगे तो ये शब्द क्या होगा, लगातार आ रहा होगा। विधायिका ने इतने मत से इसको पारित कर दिया, तब हम उस चीज़ को समझेंगे, पर उस समय बार बार विधायिका शब्द नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है ये कैसा है। इसके लिए आपको बढ़िया सा कहानी बताता हूँ, ठीक है। कहानी क्या है उसको समझ लोगे इससे अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, एक सीरीज़ देख रहे थे जिसका नाम क्या था, पंचायत सीरीज़, सभी देख रहे थे, ठीक है। तो वहीं से कुछ पात्रों को उठा लेते हैं पंचायत सीरीज़ के ही। पंचायत सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी वो सबसे ज़्यादा वही ट्रेंड में है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ पात्र मान लेते हैं, ठीक है। ये पहला पात्र है विनोद, ये तो फेमस था ना, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा कैरेक्टर है, कौन है ये, भूषण, अच्छा ये भूषण, ठीक है, भूषण भाई। और तीसरा कैरेक्टर कौन है, कोई भी एक तीसरा कैरेक्टर, किसको ले ले, विधायक मत बोलना सहायक सचिव ले लें, ठीक है। चलो सहायक सचिव, क्या नाम था उसका, विकास, ठीक है। ये तीन व्यक्ति हैं, ठीक है ना। ये तीन व्यक्ति मान लेते कोई एक जगह है, और इस क्षेत्र में एक व्यक्ति है कोई ऐसा जो यहाँ का क्या है, वही प्रधान, मान लो प्रधान ही है, प्रधान, या मान सकते हैं यहाँ का कोई राजा हो, किंग, जो भी हो, जिसको कानून बनाने का सब चीज़ों का अधिकार है, ठीक है ना। यहाँ किसी भी तरीके की कानून नहीं लिखी गई थी, अब इस तरीके की वो मुखिया है और ये तीन वहाँ के लोग हैं, समझ आ गया। अब एक दिन तीनों, विनोद, भूषण और विकास, गांव से गुजर रहे थे, ठीक है। तीनों गांव से गुजर रहे थे, तो क्या हुआ, विकास, भूषण और विनोद में से ये विकास जो है ये हपट के गिर गया। ये क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, ये गिर गया। गिरने के बाद ये बोला कि तुम लोग मेरे को गिराए हो, ठीक है। और कहाँ पहुँचे, इसके पास कंप्लेन करने। ऐसी तो होता पंचायत में,
है ना। तो उसके पास कंप्लेन करने गए, बोले कि प्रधान जी इन लोगों ने मेरे को क्या किया, ढकेल के गिरा दिया है, दे हैव जस्ट पुश्ड मी, और उसके कारण मैं गिर गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है लड़ो मत इसके लिए। तो ये बोले नहीं हम नहीं गिराए, हम नहीं गिराए। बोला कोई बात नहीं, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनका कहना था कि नहीं वहाँ पर गड्ढा था जो भी है। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। ये इसने 2 आदमी को बुलाया, सचिव को बुलाया। किसको बुलाया? सचिव को बुलाया। सचिव को बोला कि एक काम करो, वहाँ पर जाओ और देखो कि वहाँ पर गड्ढा है कि नहीं पहला, और अगर गड्ढा है तो उस गड्ढे को पटवा देना। तो एक व्यक्ति कौन है? सचिव है। ये क्या करेगा, अगर वहाँ पर गड्ढा है तो गड्ढे को देखेगा और उसके बाद उसको पटवाएगा। पहला चीज़ इसने बोला। दूसरा चीज़ ये बोला, इसने पहला चीज़ सचिव को बोला कि ये करना है। दूसरा काम प्रधान ने बोला कि अगर वहाँ पर गड्ढा ना हो और किसी ने अगर ढकेला है, अगर गड्ढा ना हो और किसी ने ढकेला है, तो इस स्थिति में ढकेलने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये फाइन देना होगा। किसको? उस व्यक्ति को। ये क्या कर दिया सचिव ने? एक नियम बना दिया कि अगर कोई ढकेलेगा तो उसको 1000 रुपये देना होगा। समझ आ गया? तो 2 चीज़ें हुई यहाँ पर। इसको बोला गया कि आप जाइए और देखिए, और दूसरा काम क्या हुआ यहाँ पर, एक उन्होंने नियम बनाया। तो जो हमारा प्रधान है, प्रधान ने पहले क्या किया, एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया? कानून। ही मेक्स द रूल्स और द लॉ। तो इसने जो रूल और लॉ बनाया, तो वो निकाय या वह लोग जो क्या करते हैं, कानून या नियम बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर्स। ठीक है, लेजिस्लेचर नहीं बोलते, लेजिस्लेटिव मेंबर्स, विधायिका के सदस्य। और जिस जगह में बैठकर ये कानून बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर क्या होता है? एक ऐसा स्थल या जगह जहां पर बैठकर कानून को बनाया जाता है। लेजिस्लेचर इज अ प्लेस वेयर द लॉज, एक्ट, रूल्स और द रेगुलेशन आर मेड। फॉर एग्जाम्पल भारत में क्या है? संसद, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधान मंडल, राज्य की विधान मंडल। ठीक है, जिसके अंदर फिर विधानसभा और विधान परिषद होंगे, वो सब बात ही बात करेंगे। तो भी यह समझ आया। तो देखो यहाँ पर 2 शब्दों को समझना है। एक वर्ड आपको बार बार आएगा लेजिस्लेटिव और एक आएगा लेजिस्लेचर, विधायक और विधायिका। तो विधायिका क्या है? वह जगह है जहाँ पर बैठकर कानून बनाया जाता है। जैसे कि प्रधान ने कानून बनाया, तो प्रधान क्या है? वो एक आदमी है, तो वो क्या, वो लेजिस्लेटिव मेंबर है। पर वो जिस ऑफिस में बैठ के बनाया होगा, जिस ऑफिस में उसको कानून बनाने की शक्ति दी गई है, वो क्या कहलाएगा? उसका विधायिका, उसका कहलाएगा लेजिस्लेचर। समझ आया सभी को? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो जिस जगह में कानून बनाया जाता है उसको बोलते हैं विधायिका। और उस जो भी वो संस्थान है उसके जितने भी सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विधायक। एंड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर आर कॉल्ड एज, लेजिस्लेचर इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव मेंबर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव मेंबर। भारत में अलग अलग नाम से जानते हैं। जो पार्लियामेंट में उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। और जो राज्य में है उसको क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल के सदस्य। ये तो बोलते हो ना? ये क्लियर है यहाँ तक? तो पहली बात, उसने एक कानून बनाया, इस कानून को हमने लिख लिया, वो है लेजिस्लेटिव। दूसरा, सचिव जी वह गड्ढा में जाकर उसको बोला है कि तुम गड्ढा देखो और गड्ढे के बारे में रिपोर्ट करो। मतलब वो निकाय का एक हिस्सा होगा, एक ऐसे लोग जिनको जो कानून बनाया गया है, ये कानून बना दिया गया, अब बोला कि उसको देखना, अगर ऐसा कोई करेगा तो फाइन लगाने के लिए मेरे को आके बताना। तो दूसरे क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? जो कानून बनाई जा रही है, जो एक्ट है या चीज़ें हैं, उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करवाती है। तो ये क्या होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं, दे आर द बैंड ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और दे आर द ऑफिसर्स हु एक्चुअली implement the policies program or the law which is made by legislature। तो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया नियम, कानून, नीति, इसको जो क्या करते हैं? जमीनी स्तर पर लागू कराते हैं। जो अधिकारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। जैसे आप लोग हैं, अभी क्या बन जाओगे? यहाँ से एग्जाम क्लियर करोगे और उसके बाद अलग अलग ऑफिसर बनोगे। कोई डिप्टी कलेक्टर बनेगा, कोई आपका
ADO बन जाएगा, कोई अलग अलग जिस भी क्षेत्र में जाओगे तो आपको क्या होगा, सरकार की सपोज करो आप में से कोई अधिकारी बन गया, कोई भी बन गया। अभी क्या चल रहा है, महतारी वंदन योजना चल रहा है। अभी आपको बोलेंगे कि आप गांव में जाकर महतारी वंदन योजना का फॉर्म सभी को बंटवाओ और फॉर्म भराओ। तो महतारी वंदन योजना क्या, वो एक स्कीम है जिसको बना दिया गया था। अब उसको आप लोग क्या कर रहे हो, उसको ग्राउंड लेवल में ज़मीनी स्तर में लागू करवा रहे हो। तो जो सरकार के नियम, रूल्स, कानून, लॉ, स्कीम, योजना, नियम, कानून, इसको जो ज़मीनी स्तर में लागू कराते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्यपालिका। उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और इसी एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा क्या होता है हमारा, नौकरशाही, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसी एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा क्या होता है, नौकरशाही, जिसको हम क्या बोलते हैं। आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग राजा बनने आओ, नौकर बनने आओ ना, नहीं समझ रहे हो। आप अधिकारी कहलाओगे, पर अधिकारी क्या कहलाता है, नौकरशाही का हिस्सा है। तो नौकर बनने आए हो राजा बनने के लिए चक्कर में, लेकिन ठीक है, तो नौकरशाही, तो ब्यूरोक्रेसी। अब देखो जितने आसानी से शब्द को समझे। अभी आपको UPSC 2019 का एक प्रश्न बताता हूँ, 19 नहीं 20 का, 20 वाले पेपर में आया। नौकरशाही का मूल कार्य क्या है, व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था लोगों की सेवा करना, टू डू द सर्विस ऑफ द पीपल। दूसरा, लोग जो परेशान हैं, जो कानून से सताए हुए हैं, उनके लिए सही कानून का स्थापन करना, दोज हु आर सफर्ड फ्रॉम द लॉ, उनके लिए लॉ को निर्मित करना। तीसरा था सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू कराना, टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होता है इसका आंसर, सी होता। देखो समझ है तो UPSC का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नहीं है तो आपको PSC का भी नहीं होने वाला। तो समझ के ऊपर है पॉलिटी पूरा, ठीक है ना। तो जमीनी स्तर पे लागू करना। अब देखो पहला वाला कितना वो लग रहा होगा कि मैं, आप तो ये नहीं मैं अधिकारी बनने के बाद देश की सेवा करूंगा, वो जय हिंद, नहीं ऐसा नहीं। आप क्या करोगे, सैलरी लोगे और आप अपना काम परफॉर्म करोगे। आप मेन काम क्या करोगे, जो सरकार आपको काम देगी, समझ आ रहा है, उसको करोगे। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका काम कौन करता है, ठीक है ना। तो क्रियान्वयन का काम करने वाले को क्या कहते हैं, कार्यपालिका, जो कार्यों को जमीनी स्तर में क्रियान्वित करती हैं। Those who implement the work in the ground level, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। और तीसरा होता है न्यायालय। तीसरा क्या होता है, न्यायालय, ठीक है। सचिव जी गए, बोले वहाँ पर गड्ढा वड्ढा तो नहीं है, आए रिपोर्ट करके बताया प्रधान को कि प्रधान जी वहाँ पर तो गड्ढा वड्ढा है नहीं, तो इन्हीं लोग बदमाशी किए होंगे। बोले कोई बात नहीं। तो फिर शाम को बुलाए, फ़ोन में मैसेज डाल के हेलो लिख के, हाई लिखते थे ना, तो हाई लिख के बुलाए शाम को। फिर लोग फिर अगले दिन फिर गए। अगले दिन फिर विकास को इन लोगों ने क्या किया, दोनों मिलकर फिर उसको ढकेल दिए, पर वहाँ तो गड्ढा था नहीं, ये तो पिछले रात पता चल चुका है। तो फिर ये फिर से वापस गया, बोला कि ये लोग फिर मेरे साथ ऐसा किए हैं और वहाँ तो गड्ढा नहीं है। तो प्रधान बोला कि गड्ढा तो नहीं है, हमको पिछले रात को जानकारी मिल चुकी है, तो पक्का इन दोनों ने किया है। तो उन्होंने बोला कि 1000 रुपये फाइन को हटाता हूँ, जिसने भी इसको किया है उसके ऊपर 25,000 रुपये फाइन, जो भी ये किया है 25,000 रुपये फाइन, और जो बातों को छुपाएगा उसके ऊपर 50,000 रुपये फाइन, और जो इस बात को बता देगा उसको इस 25,000 में से कितना 50% राशि देंगे और बाकी विकास को देंगे, ठीक है। तो विनोद क्या बोला, काहे को झूठ बोलते हो भैया, आप ही तो ढकेले थे ना, ठीक है। तो क्या बोला कि आप ही तो ढकेले थे, किसको, भूषण को, समझ आया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसको पता चल गया कौन किया। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो नियम लिखा था इसके हिसाब से उससे सज़ा लगाई। सज़ा कितने लगाई कि आप 25,000 रुपये जमा करो, और उससे क्या हुआ, इसको पैसे दिए गए। ये क्या हुआ कि उसके खिलाफ जो अनहित हुआ था, है ना, द थिंग दैट इज रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसको रेक्टिफाई किया गया, उसको क्या किया गया, जस्टिस दिलाया गया, जिसको बोलते हैं न्याय किया गया। समझ आया। तो ये जो थर्ड फंक्शन है, जहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जस्टिस प्रोवाइड करता है। जस्टिस एक ऐसा संस्थान जो लोगों को न्याय प्राप्त कराता है। अब न्याय कैसे करेगा, अन्याय के खिलाफ ही न्याय होगा। जिसको जस्टिस प्रोवाइड करती है जो एजेंसी, उसको बोलते हैं जुडिशरी।
समझ आया? अब ये जुडिशरी जस्टिस देगी किसके आधार पे देगी? एक कानून बना हुआ है, अगर लोग उस कानून के गलत उपयोग करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो उस कानून को तोड़ने पर क्या मिलेगा? आपको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। क्या जो लिखा हुआ कानून नहीं है, कैन अ पर्सन बी पनिश्ड फॉर द लॉ विच इज़ नॉट रिटन या विच इज डज नॉट एग्जिस्ट? क्या किसी व्यक्ति को हम उस कानून के लिए सजा दे सकते हैं जो लिखा भी नहीं गया है या जो है ही नहीं? हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता। ऐसा कोई कानून ही नहीं, तो उसकी सजा कैसे मिलेगी? उसके लिए केवल कुटाई हो सकती है, आपस में लड़ाई झगड़ा, पर अगर लिखा नहीं है तो उसके लिए कोई सजा नहीं मिल पाएगी। समझ आ रहा है? ओके, तो ये क्या है? ये तीनों शब्द समझ आए? देखो मेन है, पहले पॉलिटी पढ़ने से पहले ये शब्दों का समझ। जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग इन वर्ड्स का आपको होगा, उतना बेटर हम लोग पॉलिटी को आगे चलकर अच्छा कर पाएंगे। ये क्लियर हुआ तीनों वर्ड? कोई डाउट नहीं? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैंने ब्यूरोक्रेसी लिख तो दिया है, जो प्रशासन है वो पूरा यही है। ठीक है, अभी तो और भी अंदर जाएंगे, छोटे छोटे शब्दों को समझेंगे। तो अधिकार क्लियर है आप लोगों को? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद अभी और कुछ शब्दों को भी समझना है। अब आते हैं, एक बढ़िया शब्द समझते हैं, सरकार, गवर्नमेंट। किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी सरकार कि नीतीश सरकार? नीतीश सरकार आज तो बड़ा चल रहा है। अब नीतीश पहुँचे हैं, नीतीश कुमार उड़कर कहाँ पे? दिल्ली, और साथ में लालू प्रसाद के बेटे भी आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं सरकार बनती है किसकी, क्या होता है। पर ठीक है, तो वही सरकार जो बनने वाली है उसके बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट होता क्या है, इसको थोड़ा सा जानने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पहले तो सिंपल समझते हैं। तो गवर्नमेंट, अगर सरकार की बात करेंगे तो क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पहले इंग्लिश बताओ हिंदी बताओ। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर रिप्रेजेंटेटिव of masses and are given the power to run the nation or any region। ठीक है, तो सरकार क्या है? यह कुछ व्यक्तियों का समूह है जो कि लोगों के नेतृत्व करता है, लोगों के ही नेतृत्व करता है, और लोगों के द्वारा ही उनको चुना गया है। किस लिए? ताकि वह जो शक्ति है कानून के हिसाब से वो उसको मिले उनके हाथों में, और वह देश या उस क्षेत्र को चलाए। क्लियर है यहाँ पर? कितने लोग क्लियर हुआ? किसको नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये पूरा एक रीजन है ना, ये पूरा एक क्षेत्र है, ये हमारा एक क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोग, ये सब क्या है? व्यक्ति हैं। मैं एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक लेके जाऊंगा, देखना एक एक चीज़ पॉलिटी क्लियर होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब इस रीजन को हमको क्या करना है? रूल करना है। इस क्षेत्र में हमको कानून बनाना, सब कुछ ठीक करना है। तो अब क्या किया गया? इसमें से ये तीन व्यक्तियों को ये कुछ पीपल, ये क्या है? ये तीन लोग हैं, ये तीनों को यहाँ पर क्या बना दिया गया? इनका मुखिया बना दिया गया। ये तीनों को इनका क्या बना दिया? रिप्रेजेंटेटिव। जो इनके तरफ से वहाँ पर क्या है? खड़े हुए हैं। समझ आ गया? अब ये तीन लोगों को क्या बोला गया कि आप तीनों मिलकर कानून बनाइए, चीज़ें करिए और उस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करें। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, देखो कुछ लोगों का समूह है जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। लोगों ने अपने में से इन तीनों को चुन के भेजा है, तो लोगों के द्वारा चुने हुए वो तीन लोग हैं। क्या आप सरकार बनाओगे? वो क्या है? उन्हीं के क्या है? रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंड आर गिवन द पावर, और उनको शक्ति दे दिया गया है। क्या शक्ति दिया गया है? टू रन द, पूरा क्षेत्र को वो क्या करें? अपने हिसाब से चलाएं, और उस रीजन को, जो भी वो क्षेत्र, उस क्षेत्र को अपने हिसाब से वो चलाएं। ये क्लियर हुआ? अभी आया सभी को समझ? तो सरकार क्या होती है? सरकार एक प्रकार से
या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है, जिस भी तरीके से, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से। तो कुछ लोग होते हैं, उनका समूह होता है जो इस चीज़ों को चलते हैं। ठीक है, अब ये सरकार जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है, हर जगह की गवर्नमेंट अलग काम करती है। हमारी इंडिया की सरकार जो है वो विभिन्न है ब्रिटेन की गवर्नमेंट से, उनका अलग है किससे, अमेरिका से। तो सरकार कई तरीके की होती है, वो अपने वैचारिक आधार पे बनती है। बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। विचारों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सरकारें होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये कितने लोग को समझ आया? जैसे आप लोगों का मान लो एक ग्रुप है, ठीक है। अब आपके ग्रुप में से मैंने बोला कि भाई मेरे को कोई 2 व्यक्ति दे देना जिससे मैं पूरे क्लास का काम जो भी मेरे को रहेगा मैं आप तक मैसेज पहुंचाऊं। फिर आप लोगों को मैं यहाँ से छोड़ कर चला गया, तो आप लोग आपस में डिसाइड किए, बोले कि ये और ये दोनों को हम अपने तरफ से साथ बोल रहे हैं कि लोग हमको बताएंगे। तो ये दोनों क्या बन गया आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। मेरे को आप लोगों तक जाकर डायरेक्टली हर बात नहीं करना है, ये दोनों आके मेरे को बता देते हैं, यहाँ से मैं मैसेज कन्वे कर देता हूँ, ये आपको बता देते हैं। हो रहा था ऐसे ही? तो ये क्या होगा, ये 2 व्यक्ति अभी आप लोगों के लिए अगर छोटा सा ग्रुप देखेंगे तो उसकी सरकार बन जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर उनके हाथ में कि वो आप तक सब चीज़ें बताएंगे, वही सब कुछ करके देंगे। इतना सिंपल सा चीज़ है क्या, सरकार। अभी समझ आ रहा है? तो अभी क्या हुआ, कल चुनाव हुआ, का रिजल्ट आया। अब क्या किया जाएगा, सरकार का चुनाव किया जाएगा, गवर्नमेंट का। अभी आपने गवर्नमेंट का चुनाव नहीं किया, अभी किसका चुनाव किया गया है, केवल जितने कैंडिडेट्स खड़े थे उनके ऊपर वोट किया गया कि हम चाहते हैं ये जीते, हम चाहते हैं वो जीते। अब उनमें से सरकार बनाई जाएगी, पीपल रिप्रेजेंटेटिव में से। अब वो कैसी बनाई जाती है वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल तो क्या है कि गवर्नमेंट क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ लोग हैं, और वो लोग जो जिसको चलाते हैं और क्षेत्र को चलाते हैं उनको बोलते हैं। ओके, अब जो गवर्नमेंट होती है ये बहुत सारे प्रकारों की होती है बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों के प्रकार, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकारों के प्रकार, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती है, बहुत सारे तरीके की गवर्नमेंट होती है, जिसमें से सबसे एक बेसिक तरीका है जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। तो एक होती है सरकार लोकतंत्र के आधार पर, लोकतांत्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये कैसा होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस सरकार को बोलते हैं जहाँ पर, और ये 2 प्रकार की होती है, खैर उसको बाद में बात करते हैं, पहले डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देख लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर जो सरकार में जो क्या होते हैं, जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल, जो उसको रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो जो गवर्नमेंट के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होगी, वेयर जहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट इज, ठीक है ना, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, वह जहाँ पर सरकार को लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, जहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाएगी अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। वेयर द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एंड हु आर सेलेक्टेड बाय द पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वाली बात है, वेयर गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व करना, ठीक है ना। तो जन प्रतिनिधि, जहाँ पर क्या होता है, जन प्रतिनिधियों के द्वारा, जहाँ पर जन प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। और ये जन प्रतिनिधि होते हैं, उसका जो चुनाव होता है, ठीक है ना, ये जन प्रतिनिधि होते हैं, इनका चुनाव होता है, दे आर इलेक्टेड बाय, इनका चुनाव कौन करता है, वहाँ के रहने वाले लोग। सो दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। समझ आ रहा है? तो पहला चीज़ तो ये है कि एक ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चुना है,
पहली बात क्या है, लोगों की चुना है, लोगों में से ही बना हुआ वो सरकार है और वो लोगों के लिए ही काम करेगा। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, एक ऐसी सरकार जो लोगों की सरकार है, लोगों की सरकार है जो, विच इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, जिससे लोगों के द्वारा बनाया हुआ सरकार है, लोगों के द्वारा। और तीसरा क्या, इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड इट इज फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए है। तीन चीजें ध्यान रखना है, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार, लोगों के लिए बनी हुई सरकार, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अच्छा, एक ऐसी सरकार जो कि जनप्रतिनिधियों से बना है, उस जनप्रतिनिधि का चुनाव किसने किया है, लोगों ने किया है। गवर्नमेंट विच इज फॉर्म बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ठीक है, अब वो तीन तरह से काम करती है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जैसे कि आपने बोला है लोगों के लिए, तो लोगों के लिए वो सरकार कैसे, कि वो जो गवर्नमेंट जो काम करेगी वो पीपल वेलफेयर में करेगी, अपने लिए नहीं करेगी, खुद को नहीं मजबूत करना है। कानून जो बनाया गया, कानून में जो बोला गया कि लोगों को ये हित देना है, उसके लिए काम करना है। फॉर द पीपल का मतलब क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल वेलफेयर में काम करेगी, जो जन के हितों में कार्य करेगी। इसलिए क्या है, लोगों के लिए सरकार बनाई गई है ताकि वो लोगों के जनहित में काम करे, जनहित में, पीपल वेलफेयर, विच वर्क ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, जो जनहितकारी सरकार होगी तो जनों के हित के लिए कार्य करेगी, उसे बोलते हैं फॉर द पीपल। तो जनहित के लिए काम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कि गवर्नमेंट जो है ऐसी देखो, सरकार आती, सरकार क्या करती है, योजनाएं बनाती है। गवर्नमेंट आएगी, स्कीम्स बनाएगी, पहले से ही देखो, आने से पहले ही घोषणा किए होंगे, हम इतना रुपए देंगे, इतना रुपए गरीबों को बांटेंगे, मतलब हम जन का हित करेंगे, इसलिए हमें चुनिए और हम आपको बेटर से बेटर सर्विस देंगे। गवर्नमेंट को आपने क्यों सेलेक्ट किया है, इसी बेसिस में ना कि वो आने के बाद हमारे लाइफ को अच्छा करेंगे। इसलिए तो नहीं किया है कि हमारे लाइफ को अच्छा नहीं करेंगे, बस हमको बस एक आदमी पे भरोसा था इसलिए हमने दे दिया, ऐसा तो होगा नहीं। चुनाव का आधार ये होना चाहिए कि जिसको हम चुन रहे हैं वो हमारे लाइफ को अच्छा करेगा। वी शुड इलेक्ट और सेलेक्ट समवन हु विल मेक चेंजेस इन आवर लाइफ। तो उनका अधिकार जाने के बाद वो क्या करेंगे, वो आपके लिए काम करेंगे। तो दे आर फॉर यू, यू आर नॉट फॉर देम। पर बनने के बाद अपोजिट हो जाता है, आप जाओ मिलेगा नहीं मंत्री, जब जाओ कोई नहीं मिलेगा, नेता नहीं मिलेगा। पर एक्चुअल में करने के लिए क्या गए हैं, तो फॉर द पीपल है, कि लोगों के वेलफेयर के लिए उसको बनाया गया है। दूसरी बात, इट इज़ बाय द पीपल। बाय द पीपल कैसे, कि लोगों के द्वारा इसे चुना गया है, लोगों के द्वारा। तो लोगों के द्वारा चुनने के लिए सिर्फ क्या किया जाएगा, राइट टू वोट। तो यहाँ पर ऐसी सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ पर जन के पास मत अधिकार होगा, लोगों के पास क्या होगा, मत देने का अधिकार। ठीक है, उसका क्या होगा, मत देने का अधिकार, मतलब वोट। अभी दिए थे वोट सभी, ऐसे करो, अब तो मिट गया होगा, ऐसे दिखाते हैं, है आपके में, दिखाओ। रोज दे रहे हो क्या, बहुत दिन हो गया, नहाते हो फिर भी नहीं छूट रहा है। अरे मजाक कर रहा हूँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अभी तक नहीं छूटा है, ठीक से नहाया करो। किसको वोट दिए थे, अब तो सरकार भी आ गई, अब बता दो, बता दो, बता दो। हाँ, आ तो गई यार, नहीं, लेकिन अपना मत नहीं बताया जाता, ठीक है, वो तो कॉन्फिडेंशियल ना। एनीवे, तो राइट टू वोट, मत देने का अधिकार। दूसरा, सरकार जो कि वो जनहित में काम करे। तीसरा क्या है, लोगों की सरकार, ऑफ द पीपल। लोगों की सरकार मतलब कैसे है, कि जो लोग हैं उन्हीं के प्रतिनिधित्व के द्वारा सरकार बनाई गई है। तो बाय द, इसमें क्या है, यहाँ पर सभी को क्या दिया गया, राइट टू गेट इलेक्टेड, सभी को निर्वाचन का अधिकार है। तो सभी जनों को क्या दिया गया है, निर्वाचन का अधिकार। मत का अधिकार और निर्वाचन का अधिकार में क्या अंतर हो रहा है, मत का अधिकार ये हुआ कि आप वोट दे सकते हो, निर्वाचन का अधिकार मतलब आप खड़े भी हो सकते हो, आप ही जाके चुनाव लड़ रहे हो और आपको लोग वोट करेंगे। तो आपको ये भी अधिकार है कि आप एक प्रतिनिधित्व बन सकते हो, आपको ये भी अधिकार है कि आप अपना प्रतिनिधित्व चुनोगे। और तीसरा क्या है, कि जो आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व वो आपके लिए काम करेगा। तो फर्स्ट, यू हैव राइट टू गेट इलेक्टेड, दैट यू कैन
contest an election and get elected. Number 2, you can go and give vote to the candidate who is there for the election. जो कैंडिडेट खड़ा है वो कर सकते हैं. और तीसरा क्या है, जब वो बन जाएंगे तो वो आपके लिए काम करेंगे. तो एक लोकतंत्र की एकदम साधारण परिभाषा आपके सामने रखा है. ठीक है, तो इससे दो चीज़ें समझ आती है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को क्या करना है और एक लोकतंत्र क्या होती है. तो व्हाट इज, अगर आपसे आज से क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र क्या है, अभी वोट देने गए तो सब चिल्ला रहे थे ना कि ध्रुव राठी लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो रोज देख रहे थे. लेकिन क्या है लोकतंत्र, व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो सिंपल सा बात है कि अब्राहम लिंकन आए और बोले कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. एक ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है, लोगों को से ही है. उन्होंने बोला लोगों से ही है. का एक और भी चीज़ है कि आप निर्वाचित हो सकते हैं. दूसरा, किसी भी समय में अगर आपने लोगों का विश्वास खो दिया तो आपकी सरकार गिर सकती है. व्हेन यू लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल योर गवर्नमेंट कैन फॉल. अब वो कॉन्फिडेंस को प्रूव करते हैं कहाँ पर, संसद में. वो सब पढ़ाऊंगा अभी अंदर जाकर. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से किया जाता है. बट अभी ये 3 चीज़ समझ आया. तो एक लोकतंत्र को अगर आपसे आज कोई पूछेगा आसान भाषा में तो ये बता देना सिंपल सी लैंग्वेज में कि लोकतंत्र क्या है. तो पहली बात, लोकतंत्र वो होगा जहाँ पर लोगों को सबसे पहला क्या होना चाहिए, तो लोकतंत्र जो होगा, डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. तो लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होंगी. पहला, सबसे पहला विशेषता क्या होगा लोकतंत्र का, राइट टू हैव अ फेयर इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन. मतलब एक ऐसा चुनाव हो जो मुफ्त में हो और जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो. ठीक है ना. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन लिखो, फ्री एंड फेयर, FAIR, फेयर इलेक्शन लिखोगे. एक ऐसा चुनाव जो कि मुफ्त और बिना किसी भेदभाव के हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो इसी चीज़ को वो लोग क्या बता रहे हैं, देखो अब इसी में अब आपको यहाँ से आपका ध्रुव राठी भी तो आपको समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है और क्यों बोलना चाह रहा है. सही बोल रहा है गलत बोल रहा है वो उसके ऊपर है. फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसा होगा, जितने भी सरकार के तंत्र होंगे, जितनी भी एजेंसीज होंगी, गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज़ होंगी, जब वो क्या करें, हर एक कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट करें, सबको एक समान भाव से देखें. तो जैसे उसने क्या बोला कि सरकार ने चुनाव से पहले कांग्रेस के पार्टी की क्या सीज कर दी, अकाउंट सीज कर दी. तो उनके पास पैसा ही नहीं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे. तो क्या वो एक सही चुनाव हो रहा था, अगर वैसा देखा जाए तो नहीं था. कारण जो भी हो, ईडी का छापा जो भी लगा वो अलग है, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर वैसा हो रहा है तो गलत है. लीडर्स को ही सीधा जेल में डाल दिए, किसका इस्तेमाल करके, पुलिस का यूज़ करके. तो लीडर ही नहीं खड़े रहेगा तो फिर भाषण कौन देगा. तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, उस हिसाब से नहीं हुआ. इसलिए क्या है वो, और लोकतंत्र की विशेषता क्या है, पहली विशेषता है राइट टू, पहला है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो हो ही नहीं रहा है. ठीक है. दूसरी विशेषता क्या है डेमोक्रेसी की, राइट टू वोट, मत देने का अधिकार. तो सभी को था, उसको तो किसी ने मना नहीं किया, ना तो गवर्नमेंट ने मना किया किसी ने. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, एवरीवन हैज़ अ राइट टू वोट. तीसरा चीज़ क्या होता है, एवरीवन हैज़ अ राइट टू गेट इलेक्टेड. हर किसी को निर्वाचन में या निर्वाचित होने का भी क्या है, इलेक्टेड, वो चुने जाने का भी उसको अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए, वो चुना जाएगा. चुने जाने का भी अधिकार है. हो सकता है कुछ कंडीशन डाल दे, क्राइटेरिया डाल दे, 4वीं पास हो जाओ, 5वीं पास हो जाओ, करवा सकते हैं. लेकिन हर कोई को, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा. जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया से ऊपर जो भी व्यक्ति आ रहा है वो वहाँ पर जाकर चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है. समझ आ रहा है. तो हर किसी को क्या होगा, राइट टू गेट इलेक्टेड. अब ऐसा तो नहीं है कि 2 साल का बच्चा जाके बोलेगा मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, 5 साल का. उसके लिए आयु सीमा तो रखनी पड़ेगी ना, कि थोड़ी तो समझ आ जाए. समझ रहे हैं. तो दूध का बॉटल नहीं समझ रहे, देश का GDP कहाँ से संभालेगा. तो उतने छोटे बच्चे को तो नहीं दे सकते. तो इसलिए एक एज लिमिट तो रखनी पड़ेगा. तो एक एज लिमिट रखा गया है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए. तो वो सब चीज़ों को, उसको बोलते हैं उसका क्राइटेरिया बोलते हैं, मापदंड. कितना मापदंड होना चाहिए, पर उस मापदंड को जो भी पूर्ति करेगा फिर वो भारत का नागरिक कोई भी हो वो क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है. एवरीवन हैज़ अ राइट टू बिकम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और गेट इलेक्टेड. ठीक है ना. तो पहला है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, दूसरा क्या है, राइट टू वोट, तीसरा राइट टू गेट इलेक्टेड. ये 3 एकदम आधारभूत चीज़ें हैं जो एक लोकतंत्र में होनी चाहिए. इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें होती है लोकतंत्र में. ठीक है ना. जैसे कि क्या है, गवर्नमेंट जो सरकार होगी, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. वेलफेयर ऑफ पीपल, सरकार जन कल्याण के लिए कार्यरत होगी.
जन कल्याण, सरकार जन कल्याण के लिए कार्यरत होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। देखो आपकी 2-3 किताबें हैं, जैसे कि एक है एनसीईआरटी की किताब, एक है लक्ष्मीकांत की किताब। मैं आपको पूरा बेस से लेकर एडवांस तक कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कई लोगों को पॉलिटी आती है तो लगेगा कि ये सब चीज़ें तो नहीं बतानी चाहिए, भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर मेरे सामने वो बैठे हैं जो कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़े, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आप पढ़े उसके पहले कभी पॉलिटी? सुने थे कभी? नाम बस सुने थे, बाकी पढ़े नहीं थे। समझ आ रहा है? हाँ, तो आप भी नहीं पढ़े हो, वेरी गुड। आप उधर पीछे कहाँ पढ़े हो? स्कूल का हटा दो। हाँ, आप नहीं, आपके पीछे पूछ लो। स्कूल में बहुत छोटे हो आप पर समझ आ रहा है? अभी चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं ना? हाँ, देखो अभी यही चीज़ है कि अगर मैं अभी आपको सीधा बोलूँगा कि अनुच्छेद 1 में ये लिखा है तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि अभी हम एकदम बेसिक से चलें, है ना? समझना ज़रूरी है। ये कहाँ पर ये जो चीज़ें बता रहे हैं, 9वीं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी किताबों में ऐसी छोटी छोटी बातें लिखी रहती थी, पर उसको हम लोग सीधा सीधा एडवांस लेवल में कनेक्ट करेंगे, है ना? तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, यहाँ तक क्लियर हुआ? लोकतंत्र क्या होता है, समझ आया? अब देखो लोकतंत्र जो होता है हमारा, डेमोक्रेसी 2 प्रकार का होता है। जो लोकतंत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने 2 प्रकारों का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो 2 होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। दोनों में अंतर क्या होता है थोड़ा समझते हैं। मूल भाव वही रहेगा कि लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, सब कुछ वही सेम रहेगा, पर दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होगा। पहली बात, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, प्रत्यक्ष होती है, इसमें लोग सीधा, जो क्या है वहाँ के पीपल हैं, जो लोग हैं वो सीधा तीनों कार्य में संकलित होते हैं। किसमें? विधायी के कार्य में, कार्यपालिका में और न्याय के कार्य में, तीनों में वो डायरेक्टली एंगेज हो जाते हैं। ठीक है, समझना अच्छे से। यहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है इज डायरेक्टली, पहली बात तो गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रन बाय द पीपल। जो सरकार है वो लोगों के द्वारा ही चलाई जा रही है। सरकार कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं बने हैं, सीधा सरकार को लोग ही चला रहे हैं, पर ऐसा कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है इतना पूरा। मुख्य रूप से क्या करते हैं कि कुछ प्रतिनिधित्व होते हैं, पर यहाँ पर कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स दिए जाते हैं। ठीक है ना, टूल्स होते हैं, अभी समझा रहा हूँ कैसे, उपकरण बोलते हैं इसको। तो गवर्नमेंट क्या है, जो सरकार है वो सीधा लोगों के द्वारा चलाई जाती है। लिखो, सरकार सीधा लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पर इस तरीके का कंप्लीट डायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं है। नन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड इज कंप्लीट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पूर्ण रूप से एक भी देश क्या नहीं है, कंप्लीट डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, पर हाँ अंशतः है। कैसे? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को यूज़ करने के लिए वहाँ पर क्या दिए गए हैं, कुछ उपकरण हैं, उपकरण जिसको बोलते हैं टूल्स, द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कि पहला है उसमें राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने की शक्ति। क्या है? वापस बुलाने की शक्ति, राइट टू रिकॉल। ये क्या होता है समझते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, लोग थे उसी तरीके से, बहुत सारे लोग थे, ये बहुत सारे लोग थे। इन लोगों ने क्या किया, अपने इन तीनों को प्रतिनिधित्व बना दिया। तो ये 3 लोग क्या है, इनकी जनप्रतिनिधित्व है। अब इनसे वो क्या उम्मीद करते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ग्रुप। अब नाउ दिस ग्रुप डिमांड दैट रिप्रेजेंटेटिव शुड वर्क फॉर देयर वेलफेयर, उनके हितों के लिए वो कार्य करें। अब क्या हो रहा है, ये लोगों को ने देखा कि 6 महीने हो गए, ये तीनों अपने मौज में हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 साल हो गया, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अपने मौज में। तो इन लोगों ने क्या किया, उनको क्या है, एक उपकरण है उनके पास, राइट टू रिकॉल। तो वो क्या करते हैं, राइट टू रिकॉल को सामने रख देते हैं। कहाँ पर? जो भी उनकी निकाय होगी, बॉडी होगी, वहाँ पर, जैसे वहाँ का संसद होगा तो वहाँ वो राइट टू रिकॉल को पास करवा देंगे।
जैसे वो राइट टू रिकॉल करेंगे, वापस बुलाने की शक्ति का उपयोग करेंगे, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, अपने पद को उनको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर पद छोड़ने के लिए सीधा किसने छोड़वा दिया, लोगों ने छोड़वा दिया। जिन्होंने मत दिया तो उन्होंने क्या किया, फिर से मत देकर उनको वापस बुला लिया। जब लोगों के हाथ में ही सीधा सरकार लोगों से ही कंट्रोल हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कि प्रत्यक्ष रूप से ये राइट टू रिकॉल किसने किया, लोगों ने किया। समझ आया, लोगों ने किया दिया। तो दूसरी बात, इसी में एक होता है प्लेबिसाइट, जनमत बोलते हैं जिसको, प्लेबिसाइट, जनमत। जनमत में क्या होता है, जो सरकार है, इन लोगों की जो भी सरकार बनी है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी कानून को, कानून कैसे बनता है हमारे भारत में, इंडिया में कैसे बनता है कि एक कानून को बनाने के लिए एक बिल बनाया जाता है, उसको संसद में रखते हैं, संसद उसको पास करती है, वह कानून बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है कानून, कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है, एक बिल बनाया जाता है। समझो, उसको पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, क्या बनाया जाता है, एक विधेयक बनाया जाता है। बिल को बोलते हैं विधेयक। विधेयक मतलब एक कच्चा कागज, उसके ऊपर जो भी कानून बनाना है वो कानून लिखा हुआ है, बस एक कागज है भी, जिसको ड्राफ्ट बोलते हैं। अब इस कागज को हम क्या करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, लेजिस्लेचर में। कहाँ पे, विधायिका में। ठीक है, और विधायिका में उसको रखने के बाद उसको पारित वहाँ से पास किया जाएगा। कैसे करते हैं अभी पढ़ेंगे पॉलिटी में डिटेल में ना। अब क्या हुआ, इसी बिल को हमने कहाँ रख दिया, इस विधायिका में, और विधायिका ने इस बिल को फिर वहाँ से पारित किया। पारित कैसे करते हैं उसकी भी थोड़ा सा बात करता हूँ। तो विधायिका में मान लेते हैं 50 सदस्य हैं, 50 मेंबर की बॉडी है। तो 50 मेंबर की बॉडी में वहाँ पर अलग अलग नियम हैं। जैसे कि बोल देंगे कि अगर आधे से अधिक लोग उसमें मत करते हैं कि उसको पास करना, तो पास हो जाएगा। मान लेते हैं ये बोल दिया गया है, ये नियम है। तो रूल ये था, मान लो कि आधे से अधिक, मतलब अगर 26 लोग वोट करेंगे तो ये बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जिस दिन इस बिल को लाया गया उस दिन सब आए और 26 से अधिक लोग, 28 लोगों ने बोला कि इस बिल को हम पास करना चाहते हैं, तो बिल आगे जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। बिल क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, और फिर वो एक्ट देश में लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी सपोज करो, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे, अभी सरकार आएगी, सरकार बोल रही है बहुत दिन से कि हम क्या करेंगे, एक देश, जो हमारा एक कंट्री है, एक देश में हमारे पूरे कंट्री में क्या लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है ना, नागरिक संहिता बोलते हैं इसको, कि सभी पूरे देश में जितने भी नागरिक है सबके लिए कॉमन एक ऐसा अधिनियम लाएंगे जो सभी के ऊपर लागू होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ एक लेकर आएंगे, उसके बारे में भी डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं, उससे वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा। ठीक है, कि वो लेकर आएंगे कि एक कानून लाएंगे जो देश के सभी नागरिकों पे लगेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, सरकार जैसे बनेगी उन लोग क्या करेंगे, उसका एक बिल बनाएंगे, उसको संसद में रखेंगे, संसद से पास होगा, वो लागू कर दिया जाएगा। आर्टिकल 370 हटाया गया था, याद होगा, अनुच्छेद 370 हटाया गया, सभी को पता है, हटाया गया था ना कश्मीर के लिए। चलो उसको भी हटा दो, कुछ भी एक इस तरह से क्या हुआ, कानून को पास कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेबिसाइट के अंदर जो क्या है, विधायक लोग हैं, उन लोगों ने क्या बनवाया, वहाँ पर एक बन गया बिल। क्या बन गया, ये विधेयक, कोई भी एक नियम या विधेयक को बनाया गया, उस विधेयक को लोगों के सामने रख दिया गया और लोगों से उसमें क्या कराया गया, मत कराया गया। समझ आ रहा है, और लोगों ने उसमें अपना मत दिया और बोला कि हम चाहते हैं ये विधेयक क्या वो बिल बने, तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। तो यहाँ पर वोटिंग किस लोग किए, उस बिल पे वोटिंग लोगों ने किया, ना कि लोगों के प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव ने किया। समझ आ रहा है, तो ये इससे क्या है, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है, मेरे को बॉटल को छूना है तो ये मैंने डायरेक्ट छुआ है, ठीक है ना। मेरे को इनडायरेक्ट इस बॉटल को टच कराना होगा तो मैं इनको बोलूँगा जाके बॉटल को टच कर दो, तो बॉटल तो हिल जाएगा। मैं डायरेक्ट हिलाऊं या उनसे हिलाऊं, बॉटल तो हिलेगा, दोनों रूप में होगा, पर एक प्रत्यक्ष है और एक क्या है, अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष रूप में कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि सरकार के जो बैठे हुए लोग हैं वो नहीं, सीधा लोग ही क्या कर रहे हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर जो है, शक्ति, पावर लाइज इन हैंड ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो शक्ति किसके हाथों में होता है, शक्ति जन प्रतिनिधित्व के हाथों में होता है और वही उस शक्ति का उपयोग करते हैं। लिख लो, शक्ति जन प्रतिनिधित्व के हाथों में होता है और वही उस शक्ति का उपयोग करते हैं। पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एंड दे यूज दोज पावर। जैसे कि हमारे भारत में है,
अभी सपोज करो सरकार बन गई, नीतीश कुमार आ गए और कुछ काम नहीं किए 2 साल, तो क्या उनको आप हटा दोगे अगले इलेक्शन से पहले? नहीं हटा पाओगे ना, नहीं हटा पाओगे, और आपको बैठे रहना पड़ेगा। तो मतलब पावर किसके पास है? जिनको हमने चुन लिया वही सब कुछ करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस एक बार चुनाव में खड़े हो गए थे, पर यहाँ पर इन्होंने चुना था, उसके बाद भी ये क्या कर रहे हैं? अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ? तो जब इस रूप में होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जब इस तरीके से होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष में क्या हो रहा है? शक्ति किसके हाथ में है? लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के हाथ में शक्ति है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? किसी मंत्री को चुने, फिर मंत्री के पास सारा पावर है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के प्रतिनिधित्व के हाथ में शक्तियाँ होती है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में शक्ति होती है, वो अपने तरीके से हटा दे रहे हैं, बुला ले रहे हैं। यहाँ पर लेकिन वैसा नहीं कर सकते। यहाँ पर सरकार अच्छी काम नहीं करेगी तो सरकार को वहीं पर क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके हटाया जाएगा। ठीक है, अभी टफ लग रहा होगा, टफ लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ लगेगा, कोई बात नहीं, लगेगा सभी को। एक कुछ शब्द लगेंगे टफ, इसलिए मैं शब्दावली करा रहा हूँ। पहले मैं सीधा पढ़ाने घुस जाऊँ ना तो फिर तो और सुनने में बड़ा मजा आएगा कि बढ़िया तो बता रहे हैं, लेकिन वो शब्दावली क्लियर नहीं होगा ना तो उससे आपका सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा। और जब विषय में आपकी समझ नहीं बनेगी तब तक उस विषय के प्रश्न कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हमारा मेन उद्देश्य क्या है? एग्जाम निकालना, क्वेश्चन सॉल्व करना। हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ लिए या सुन लिए, है ना, वो नहीं है। ओके, समझ आया क्या होता है लोकतंत्र? किसी को कोई डाउट? लोकतंत्र क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्या होता है प्रत्यक्ष? हाँ बताओ। नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जहाँ पर शक्ति किसके हाथों में होती है? लोगों के हाथों। अप्रत्यक्ष में शक्ति किसके हाथ में होती है? लोगों के प्रतिनिधित्व के हाथ में। When it is lies in the hand of people representative, दूसरा क्या है? In the hand of people। समझ आ रहा है? धीरे धीरे करके आते जाएगा, अभी बस समझते हुए चलो सब चीज़। बहुत कंट्रीज़ में इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे तो वो है स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत जगह में ऐसा होता है। राइट टू रिकॉल इवन हमारे पंचायत के चुनाव में होता है। छत्तीसगढ़ में अगर देखोगे तो पंचायत लेवल पे है हमारे स्टेट में राइट टू रिकॉल। तो मैंने इसलिए बोला कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही दुनिया में है। दुनिया में सब जगह क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है, पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, उसके केवल क्या है? कुछ उपकरण है। ठीक है ना? प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया में किसी भी देश में नहीं है पूरा। None of the nation has the direct democracy, incomplete. They only has certain direct democracy tool. उनके पास क्या है? केवल कुछ उपकरण है जिसका वो प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। बट मेजॉरिटी कंट्री क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। हो जाएगा? किसी को डाउट? यहाँ तक जो पढ़ाया मैंने पक्का नहीं है ना? चलो, तो एक तो हो गया आपका पहला शब्द क्या था? लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा देखते हैं समाजवादी। कल बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया समाजवादियों ने। सोशलिज्म या सोशलिस्ट, सोशलिज्म या सोशलिस्ट, समाजवादी सरकार, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सोशलिस्ट में कुछ उसके अलग अलग प्रारूप हैं। यहाँ पर भी क्या है? एक सरकार है, गवर्नमेंट है। समाजवादी सरकार वो होगी जहाँ पर गवर्नमेंट वर्क करेगी फॉर, सरकार कार्य करेगी फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। अभी एक एक करके समझना, एक बार में कुछ समझ नहीं आएगा। लोगों के हित के लिए सरकार कार्यरत होगी। ठीक है, अब कैसे होगी उसको समझते हैं। जो समाजवाद शब्द है इसका उदय से लेकर थोड़ा सा कहानी को समझोगे तो समझ आएगा। एक थे, उनका नाम था मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। ठीक है ना? तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले दिया था मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट।
मार्क्स ने क्या दिया था? मार्क्स सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट समाजवाद, ठीक है ना, उन्होंने अपना समाजवाद दिया, मार्क्सिस्ट समाजवाद जिसको बोलते हैं, मार्क्सिस्ट समाजवाद। मार्क्सिस्ट समाजवाद में उन्होंने क्या बोला कि किसी भी तरीके का स्टेट नहीं होना चाहिए। स्टेट मतलब जैसे हम लोग किसी को सरकार, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई कंट्री है, ये कोई कंट्री है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो लोगों के हाथ में एक कंट्री है, और कंट्री में क्या होता है? संसाधन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। हमारी कंट्री में बहुत सारे संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उसी रिसोर्सेस से कंट्री चल रहे हैं, चाहे वो कृषि हो, कृषि का संसाधन हो, चाहे वन संपदा हो, या कुछ भी हो, है ना, एग्रीकल्चर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, तो अलग अलग बहुत तरह के क्या है? संसाधन हैं। तो मार्क्स का ये कहना था कि द एंटायर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, समझना, द एंटायर मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्स ऑफ नेशन must lie in hand of people and there must be a stateless society। ठीक है, तो मार्क्स ने क्या बोला कि जो हमारे पास जितना भी संसाधन है, और संसाधन से जो भी चीज़ों की हम क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसा जो भी संसाधन है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, कुछ ना कुछ तो बना ही रहे हैं। एग्रीकल्चर गुड्स है, उससे हम क्या कर रहे हैं? कृषि उत्पाद बना रहे हैं। मिनरल है, मिनरल से हम क्या बना रहे हैं? अपने लिए कुछ ना कुछ तो उपयोग का चीज़ ही बना रहे हैं। तो जितने भी संसाधन है, संसाधन को क्या करते हैं? उससे हम किसी नए वस्तु का निर्माण करते हैं। थ्रू द रिसोर्सेज वी मेक द न्यू थिंग्स, है ना, एक नया चीज़ बनाते हैं। तो मार्क्स का ये कहना था कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जितने भी संसाधन होंगे, जितना भी संसाधन होगा जिससे किसी चीज़ का उत्पादन होगा, जितने भी क्या होंगे? रिसोर्सेस होंगे जिससे किसी चीज़ का प्रोडक्शन होगा, ऐसे जितने भी संसाधन होंगे जिससे किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा, वह सभी लोगों के हाथ में होने चाहिए। किसके हाथ में होने चाहिए? लोगों के हाथ में होने चाहिए, और वहाँ पर किसी भी तरीके का सरकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सोसाइटी क्या बोलते हैं? स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेट यहाँ पर किसको बोल रहे हैं? सरकार को, क्योंकि सरकार नहीं होनी चाहिए। तो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने लोग हैं सभी को अधिकार है, और सभी के हाथ में क्या है? शक्ति है, और जितनी क्या शक्ति है? जितना संसाधन है उनके हाथों में है, और वो चाहें जैसा उसका उपयोग करें। मतलब लोग निर्धारित करेंगे कि वो अपने संसाधन का कैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। पीपल विल डिसाइड हाउ दे विल वांट टू यूज़ देयर रिसोर्स। यहाँ गवर्नमेंट नहीं होगी बताने के लिए। अभी क्या होती है? गवर्नमेंट होती है और वो डिसाइड करती है ना कि ये कानून बनाओ, वो बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उनका कहना था सीधा सीधा कि जितना भी संसाधन है, जितना भी रिसोर्स है, मान लो इस गाँव में जितना भी संसाधन रिसोर्स है, वो सभी रिसोर्स जो होगा वो लोग जो है उनके हाथ में होगा, और वो निर्धारित करेंगे उसको कैसे उपयोग करना है। ठीक है, तो ये मार्क्स ने कहा था। पर रियलिटी में देखोगे तो स्टेटलेस सोसाइटी हो नहीं सकती। अगर सरकार ही नहीं होगी, कोई भी देश में अगर सरकार ही नहीं होगी तो क्या देश होगा? हो सकता है, पर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं कि अगर सभी चीज़, सभी पावर लोगों के हाथ में होगा। अब मेरे हाथ में पावर आ गया, आपके हाथ में आ गया, तो हम लोग किस बात के लिए? सरकार, कुछ नियम है, कानून से तो चल रहे हैं। तो जो मार्क्स ने कहा था ये नहीं, ये क्या था? फ्लॉ आइडिया था, ये हो नहीं सकता। पर मार्क्स ने चीज़ें इसलिए कही थी क्योंकि ये देख रहा था कि जो राजा है, एक जो किंग है, बहुत जगह पे हर दुनिया में क्या हो रहा था कि राजा था, उसके हाथ में पावर था, तो राजा क्या करता था? अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता था, लोगों के हित में काम नहीं करता था, जन को परेशान करता था, लोगों को जो मनवा रहे वो ऐसा डिसीजन ले रहा है। तो इसलिए लोगों को उसने बोला कि आप अपने पास अपना शक्ति रखो, अपने संसाधन रखो, राजा को भूल जाओ, राजा कुछ नहीं है, और इस बेसिस पे आप विद्रोह करो और राजा से अपनी शक्तियों को ले लो। जस्ट गो फॉर द रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द किंग एंड देन टेक योर पावर बैक। ये किसने कहा? मार्क्स ने कहा। ठीक है, पर मार्क्स से ये सोशलिस्ट धीरे धीरे बदल गया। मार्क्स के बाद एक नॉर्मल सोशलिज्म आया। मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थोड़ा सा हार्ड है। इसके बाद क्या आया? समाजवाद, सोशलिज्म। तो समाजवाद में क्या बोला गया? इसको थोड़ा सा आसान किया गया। कहाँ पर आसान किया गया? जब रूस की क्रांति हुई, रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति हुई, और वहाँ पर कौन थे? लेनिन। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, रूस की क्रांति, और यहाँ पर कौन आया व्यक्ति? लेनिन। जब महात्मा गांधी अपना ग्राम स्वराज की उद्देश्य दिए, ग्राम स्वराज कि लोगों, जो गांव के लोग हैं वो अपने शक्ति को खुद उपयोग करें और अपने हिसाब से अपने संसाधन का उपयोग करें, उसको बोलते हैं ग्राम स्वराज। वो ग्राम स्वराज ना एक स्टेटलेस सोसाइटी का क्या है? विजन है।
ये भी यूपीएससी 2020 का प्रश्न था कि मार्क्सवादी समाजवाद को भारत में किस नेता ने स्वीकृति दी थी? विच लीडर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हैज सपोर्टेड द स्टेटलेस सोसाइटी आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म? आंसर क्या होता? गांधी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी कि गांव के लोगों के पास जो संसाधन है उन्हीं के पास छोड़ दो और वो अपने गांव का विकास कर लेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, मैं ऐसे कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को एकदम दिमाग में रखना। और ये कहाँ लिखा है? ये बेसिक एनसीईआरटी स्कूल के बच्चों के किताबों में लिखा है। अभी हम उसमें हैं, ठीक है, अभी तो हायर लेवल पर तो आया ही नहीं हूँ मैं, अभी तो बहुत ऊपर लेके जाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर? रशियन रिवॉल्यूशन। तो रूस की क्रांति हुई, तो लेनिन ने बोला कि नहीं, ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, सरकार तो होनी चाहिए। उसने बोला कि एक काम करो, वहाँ के लोग क्या थे, वहाँ का किंग था जार निकोलस, तो उससे परेशान थे। तो मैं मान लेते हैं लेनिन ने, जार हमारा कोई राजा है, अब मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि एक काम करते हैं, आप सभी मेरा साथ दीजिए, मैं पूर्ण रूप से आपके लिए काम करूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसे ही काम होगा, पर मैं यहाँ पर क्या बनूंगा? हेड बनूंगा, मैं आपके लिए स्टेट बनूंगा, मतलब सरकार बनूंगा, और मैं आपके हित में ही काम करूंगा, आपके हित के विरोध जाके कोई भी काम नहीं करूंगा। आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ यू ऑल पीपल एंड आई विल नॉट गो अगेंस्ट योर राइट्स। अब मेरे साथ आइए और हम विद्रोह करते हैं और हम इस जार निकोलस को हटा देते हैं। तो लोग गए और जार निकोलस को हटा दिए। हटाने के बाद क्या किया गया? एक स्टेट बनाया गया। अब समझना, तो यहाँ पर क्या बनाया गया? एक राज्य बनाया गया, स्टेट, जिसको हम सरकार बोल रहे हैं फिलहाल। तो एक गवर्नमेंट बनाई गई, और अब यहाँ पर यह बोला गया कि जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन का स्रोत है, या जितने भी क्या है संसाधन है, द एंटायर मीन ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी उत्पादन करने के सामान है और जो भी देश का रिसोर्स है, जो भी संसाधन है, इट विल लाई इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, वो सरकार के हाथों में होगा। सरकार निर्धारित करेगी कि किससे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, बट गवर्नमेंट विल वर्क विद फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। पर जो सरकार है वो अपने लोगों के हित में उसका इस्तेमाल करेगी, सरकार अपनी मनमर्जी इस्तेमाल नहीं करेगी। मतलब सपोज करो 100 किलो अनाज है, तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी इसको बेच दो, रेलवे को बेच दो, नहीं बोलेगी। वो बोलेगी कि इसका इस्तेमाल लोगों के हित में किया जाए, कि रेलवे का फेयर जो है वो 200 रुपये 150 रुपये रहे, 300 रुपये करने की कोई ज़रूरत नहीं बेचने की। कि सरकार क्या करेगी? वो चीज़ों को खुद पहुंचाएगी लोगों तक, क्योंकि लोग खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ देखो, यहाँ क्या था कि जो उत्पादन का संसाधन था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो संसाधन था वो दोनों किसके हाथ में था? लोगों के हाथ में था। यहाँ पर क्या है? उत्पादन का जो संसाधन है, मीन ऑफ प्रोडक्शन, और जो क्या है संसाधन है, ये दोनों किसके हाथ में है? सरकार में है, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट क्या करेगी? उस संसाधन को लोगों के हित में इस्तेमाल करेगी, एंड गवर्नमेंट विल यूज़ दैट रिसोर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सरकार उस संसाधन को लोगों के हित के लिए इस्तेमाल करेगी, ना कि स्वयं के हित के लिए, जो राजा कर रहा था, एंड नॉट फॉर देयर ओन बेनिफिट। राजा ये कर रहा था, अभी थोड़ी देर समझे ना, तो वो चीज़ नहीं करेगी। तो इसको बोलते हैं समाजवाद। तो एक समाजवादी सरकार क्या होगी? वो लोग आके बोलेंगे कि हमारे को आप बनाइए, फिर हम जो भी चीज़ें होगा आपके हिसाब से काम करेंगे। तो समाजवादी व्यक्ति जो होगा, जो उन लोग की सरकार आएगी, तो वो क्या करेंगे? गरीब उत्थान का काम करने की बात करेंगे, ठीक है ना, हर चीज़ को फ्री में बांटने की बात करेंगे, सब्सिडी दे दो, इतना सारा पैसा लोन फेंक दो इधर। तो सब के उन लोग क्या बात करेंगे? केवल कि लोगों के हम बेनिफिट के लिए काम करें, हमको कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट को पावर में नहीं लाना है, कोई कैपिटलिस्ट नहीं, कोई पूंजीवाद नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित में काम करेंगे। जनहितैषी बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, उसे क्या बोलते हैं? समाजवाद। क्लियर है? 2 शब्द समझ आए, लोकतंत्र और समाजवाद। कितने लोगों का आया? अभी आ गया? पक्का? सभी को पीछे कैप। क्या नाम भैया आपका? अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, पूरा अपने बारे में बताइए। क्या नाम है? दुर्गेश, फुलेश नायर। अच्छा, कहाँ से आप? अरे सोच रहे हो यार, सारंगढ़ बरम किला से। ओके, क्या की तैयारी कर रहे हो आप? CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम? आगे। हाँ जी। नहीं, आपके पीछे, आपका तो पता है। खीरोद पटेल जी। आप कहाँ से? आप भी बरम किला से? ओके। और आप क्या पढ़ाई की हो? आप लोग को तो जान रहा हूँ मैं, ACF वाले हो आप लोग के टेंशन। हाँ, आपका? और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो कल हम लोग इसके आगे के सरकार के प्रकार को देखेंगे। अभी मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, कम से कम मैं 10 दिन स्लो चलूँगा, ताकि आप लोगों पे वो समझ विकसित हो पाए पहले कि पढ़ाऊँ एकदम स्पीड में। हाँ देखो कुछ नहीं है, 18 से 20 शब्द हैं। ये 18-20 शब्दों को अगर हम लोग समझ गए ना, फिर पूरी की पूरी पॉलिटी इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए। ये राज्य व्यवस्था, संविधान आपको एकदम दिमाग में ऐसे घुसने लगेगा। पर ये 20 शब्द नहीं रहेंगे आपके पास ना, पूरी पॉलिटी पढ़ लोगे और आपको लगेगा कि यार क्या क्या बोल के निकल गए। किताब भी पढ़ोगे तो एक किताब में ये शब्द आपको परेशान कर रहे होंगे। तो लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत जैसी किताब उठा लेते हैं कि हम पढ़ेंगे, पर मूल शब्द ही नहीं पता तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये लक्ष्मीकांत पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो लक्ष्मीकांत पढ़ना तो पहले क्या जाके पढ़ो, 9वीं 10वीं की NCERT पढ़ो। तो वो लोग पढ़े नहीं है, तो मैं आपको पहले वो पढ़ा रहा हूँ। और ये पूरा NCERT नहीं है, NCERT से लेकर लक्ष्मीकांत की जितने कॉन्सेप्ट सबको इसमें डालकर मैं इस रूप में रख दे रहा हूँ, ताकि ये 10-15 शब्द जो सिखाऊंगा इससे आपको पूरी संविधान की समझ आ जाएगी। फिर संविधान की विशेषताओं में जाएंगे, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ से फिर और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल।